नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। रिटायरमेंट यानी 60 के बाद की जो जिंदगी होती है वो और भी ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से हो जाती है महत्वपूर्ण, क्योंकि आमतौर पर 60 साल के बाद आपकी जो अधिकतम लाइबिलिटीज हैं, जैसे बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई या फिर लोन को, कर्ज को उतारना सर से, वो काफी हद तक ये सारी जिम्मेदारियां, ये कर्ज थोड़े थोड़े कम होते चले जाते हैं। उसके बाद समय बचता है आपकी अपनी लाइफ की एंजॉयमेंट का, अपने बारे में सोचने का। एक बार फिर से पति पत्नी एक साथ कहीं पर घूमने जाएं, अपनी मेडिकल जरूरतों को पूरा करें, इमरजेंसी को पूरा करें, और महत्वपूर्ण है रेगुलर आय के लिए 60 के बाद किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। आमतौर के बाद रिटायरमेंट के बाद लोग डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज्यादा देखते हैं, क्योंकि सोचते हैं सुरक्षित निवेश है, सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि 60 के बाद महंगाई के लिहाज से महंगाई दर से कम रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही हो पाएंगे? इसलिए हम ये समझना चाहते हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद इक्विटी में निवेश करना सही है और क्या सही तरीका हो सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे और हमारे साथ इनफैक्ट शामिल हो चुके हैं अनिल चोपड़ा। ये है ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। धन्यवाद स्वाति। क्या खास आज हम शो में करेंगे चर्चा, जरा उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास चर्चा करेंगे रिटायरमेंट के बाद कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग। जानेंगे 60 के बाद इक्विटी निवेश क्यों है जरूरी, महंगाई को मात देने वाला निवेश कैसा हो, साथ ही क्या सीनियर सिटीजन को नया हेल्थ प्लान लेना चाहिए। अनिल जी, आमतौर पर देखा गया है जब भी हम सीनियर सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, ज्यादातर ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नजर में आते हैं या उनकी चर्चा ज्यादा होती है जहां पर सिक्योरिटी ज्यादा है, सुरक्षा ज्यादा है, फिक्स इनकम ऑप्शंस है, डेट है, इक्विटी की मात्रा जहां पर काफी कम है। बेसिकली लो रिस्क निवेश की हम चर्चा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक तो जो लाइफ स्पैन है, जिसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी बढ़ती जा रही है, लगभग 80, 85, और अगर ऊपर वाला मेहरबान है तो 100 साल तक भी लोग जी लेते हैं। तो इसका मतलब 60 के बाद भी लोगों को अपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना 60 के पहले लेना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत इक्विटी में निवेश क्या सही माना जा सकता है 60 के बाद, ये समझना आपके लिए जरूरी है। और किन कारणों से रिटायरमेंट के बाद जो है इक्विटी निवेश किया जाना चाहिए किसी के द्वारा? देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि रिटायरमेंट तो 60 के आसपास हो जाती है, लेकिन 60 वर्ष की उम्र में भी अभी इंसान अपने आप को काफी यंग महसूस करता है, काफी जवान महसूस करता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन की परिभाषा बदल चुकी है। और अब जो है शतक लगाने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, और सेकंड इनिंग बोलते हैं हम, रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं कि सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई है। और आजकल आईपीएल का सीजन है, सबको पता है कि सेकंड इनिंग में ज्यादा चौके छक्के लगते हैं। इसी तरह से ये जो हमारी जिंदगी की सेकंड इनिंग्स है, जो 60 साल के बाद स्टार्ट होने वाली है, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कम से कम 40 साल चलेगी, क्योंकि हम नौकरी करते हैं, 25 साल पे स्टार्ट करते हैं, 60 पे रिटायर हो जाते हैं, 35 साल कमाते हैं। लेकिन अगर हम 90, 95, 100 साल तक जी जाते हैं, तब एक और पीरियड आ जाता है उतना ही लंबा, उससे भी ज्यादा लंबा, जिसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है। और उसके लिए अगर आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी का मिलाप नहीं होगा तो डेफिनेटली स्ट्रगल करेगी आपकी प्लानिंग, डेफिनेटली आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। और याद रखिए कि 3 ही ऑप्शंस हैं जिनमें आप चूज कर सकते हैं, डेट, इक्विटी और गोल्ड। गोल्ड तो ठीक है, सबको पता है कि 10% लगा के उसको छोड़ दिया। बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ जाता है कि कितना डेट में लगाएं, कितना इक्विटी में लगाएं। तो यहाँ पे स्वाति एक दादी माँ के नुस्खे की तरह एक बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है जो कई 100 सालों से इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ही कारगर है। वो ये है कि इक्विटी में कितना निवेश किया जाए, 100 में से अपनी उम्र घटाइए, राइट। 100 में से अपनी उम्र घटाइए। अगर आप 60 साल के हैं तो 100 में से 60 घटाया 40% आपके टोटल पोर्टफोलियो का अभी भी इक्विटी में जाना चाहिए। 10% गोल्ड में, जो भी हमने बात करी थी, और बाकी 50% डेट में, जिसकी आपने पहले चर्चा करी कि सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना या फ्लोटिंग रेट सेविंग फंड, वो तो सबको पता है। लेकिन जब तक आप इक्विटी में अपनी उम्र के अनुसार जैसे जैसे बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए,
जब आप 70 साल के हो जाते हैं तब 100 में से 70 घटाइए तो 30% रह जाएगा। 80 साल के हो जाते हैं तब भी आप अभी भी 20 साल और जीने की तमन्ना रखते हैं, तब भी कम से कम 20% इक्विटी आपके टोटल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और यह बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है और इसको करने के लिए बहुत ही अनुशासन की जरूरत है, बहुत ही धैर्य की जरूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। एज ए फाइनेंशियल प्लानर हम आपको कुछ नुस्खे बताएंगे कि कैसे आपने इक्विटी में कुछ पोर्शन अपने टोटल पोर्टफोलियो का रखना है ताकि आपको सुपीरियर रिटर्न मिले, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिले, आप अपनी लाइफस्टाइल को नॉट ओनली बरकरार रखें बट एनहांस भी कर पाए। क्योंकि देखिए अब हम सब लोग कोरोना को सर्वाइव कर गए हैं, अब हमको पता चल गया कि कैसे हमने कम खाना है, ज्यादा चलना है, कुछ आयुर्वेदिक चीजें करनी है, कुछ हमने लाइफस्टाइल चेंज करने हैं और हम 90, 95, 100 साल तक जी सकते हैं। और इतने लंबे पीरियड तक जीने के लिए हमें अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महंगाई भी होगी आगे आने वाले वर्षों में, कुछ ना कुछ बीमारी भी हमको आगे सकती है, मेडिकल एक्सपेंसेस के भी हमको पूरी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। इन सब चीजों का ज्यादा हमारे पे प्रेशर ना पड़े, वो तभी होगा जब हम इक्विटी में अपना एक प्रॉपर परसेंटेज बना के चले, उसको मेंटेन करें, उसको मॉनिटर करते चले और जैसे जैसे उम्र 100 के पास बिल्कुल उसको कम करते चले। ये हम अनिल जी एक बात बताइए, आपने इक्विटी में एक नुस्खा बता दिया, एक फॉर्मूला जिसको फॉलो करके इक्विटी और डेट का जो एक सही तालमेल है वो बिठाया जा सकता है किसी भी उम्र में, क्योंकि बस 100 में से अपनी उम्र माइनस करनी है, उसके बाद आपको एक जो डिजायर्ड जो इक्विटी एक्सपोजर है वो मिल सकता है। वो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांस भी होता है, जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सकता है। आपने गोल्ड में बोला 10% निवेश सही है और बाकी डेट में डालना। अब जो इतनी सारी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हैं, जो इक्विटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सी कैटेगरी में जो खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हैं वो निवेश करें तो उनके उस स्टेज के लिए भी सही है कि उनको थोड़ा सिक्योरिटी भी मिल रही है, साथ ही उनकी पूंजी भी सुरक्षित रह रही है और इक्विटी का लाभ भी उन्हें मिल रहा है? बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए वही मैंने पहले भी बताया कि इक्विटी में निवेश करना तो लाजिम है, जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन किस तरह के इक्विटी में ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग भागते हैं मिड कैप फंड्स के पीछे, स्मॉल कैप फंड्स के पीछे या कुछ एफएमसीजी या हेल्थ केयर फंड के पीछे, वो कंसंट्रेशन हो जाता है रिस्क का, वो अवॉइड करना चाहिए। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हमारी रिसर्च ने जो 2 कैटेगरी चुनी है, बहुत ही देखभाल करके, बहुत ही समझ के, वो है बहुत ही पॉपुलर कैटेगरीज हैं। एक है बैलेंस एडवांटेज फंड्स, देखिए बहुत ही पॉपुलर है, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक का, सारे अच्छे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं। ये क्या होते हैं? इसमें मिश्रण रहता है डेट का, इक्विटी का और कैश का। और जो फंड मैनेजर है वो ये देख के कि अगर इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, जैसे आजकल आगे लगता है अगर थोड़ा बहुत रिस्क है, तो वो इक्विटी में थोड़ा कम कर देता है, डेट में बढ़ा देता है, बैलेंस बना देता है। तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड जो ऐसे कैटेगरी है, वो एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो उसके बाद एक और कैटेगरी हमने सेलेक्ट करी है जो हम बताना चाहेंगे, वो है एसेट एलोकेशन फंड्स। एसेट एलोकेशन फंड्स में क्या होता है? वो बैलेंस एडवांटेज फंड का एक एक्सटेंशन है। बैलेंस एडवांटेज फंड में तो 3 ही चीजें हुई, डेट, इक्विटी और कैश। एसेट एलोकेशन फंड्स में और भी एसेट्स इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि गोल्ड। तो अगर आपने 100 रुपए लगाया एसेट एलोकेशन फंड्स में, कुछ पैसा जाएगा आपका इक्विटी में, कुछ जाएगा डेट में, कुछ गोल्ड में, कुछ इंटरनेशनल इक्विटी में, कुछ कमोडिटीज में। तो ऐसे करके आपको सारे एसेट्स का बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2 तरह के फंड्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं सीनियर सिटीजन्स को, बैलेंस एडवांटेज फंड्स और एसेट एलोकेटर फंड्स। ओके, मैं आपसे अब समझना चाहती हूँ कि खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद जो लोगों की ज़रूरत होती है कि रेगुलर आय है उसका उपाय हो जाए। माने जो लोग नौकरी पेशा है, 60 की उम्र में उनकी रिटायरमेंट हो, तो जो कांस्टेंट जो एक सैलरी आती है उसका जो इंतजाम है होता रहे, और साथ ही साथ जो इमरजेंसी नीड्स है वो भी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो इमरजेंसी कैश की ज़रूरत किसी को अगर पूरी करनी है, स्पेशली 60 के बाद, तो वहां पर कैसे तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया जा सकता है जहां पर हर तरीके का फायदा मिले? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और यहाँ पे मैं एक चीज जो भी बताना भूल गया, अभी जब हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि निवेश कैसे करना है बैलेंस एडवांटेज फंड में और एसेट एलोकेशन फंड्स में। वो निवेश करने के लिए जो बेहतरीन एक साधन है वो है एसटीपी का, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। उसकी बात करेंगे अभी 5 मिनट के बाद। लेकिन उसके पहले जो आपका प्रश्न है कि लिक्विडिटी हमें चाहिए,
देखिए, रिटायरमेंट के बाद अगर आपको आर्थिक मोक्षा प्राप्त करना है, अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता की महसूस करना है, अगर आपको मेंटल कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने पैसे के ऊपर कि जब भी चाहें आप अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकें। ऐसी स्कीमों में लगना चाहिए। ऐसी स्कीमें जो है वो मोस्टली मिलती हैं म्यूचुअल फंड्स में। देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में या फिर प्रधानमंत्री वय बंधन योजना वगैरह में तो पैसा जाके 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए फिक्स हो जाता है। वहां से बीच में से आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप लगाते हैं डेट फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स के, जैसे कि बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स या मीडियम टर्म इनकम प्लान या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, उसमें आप कभी भी जितना भी चाहे पैसा निकाल सकते हैं और ऑलमोस्ट ना के बराबर ये जीरो रह जाता है। एग्जिट लोड या पेनल्टी चार्जेस या किसी भी तरह के कोई उसमें आपको ये नहीं लगती, प्री मेच्योर विड्रॉल चार्जेस नहीं लगते हैं। ऐसे ही जो हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने आपसे जो बात करी, बैलेंस एडवांटेज फंड, एसेट एलोकेटर फंड्स, ये ओपन एंडेड फंड्स हैं। इनमें से आप कभी भी जितना भी चाहें, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे किसी और कोई जरूरत पड़े आपको, तो आप इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं। बताइए इससे बढ़िया क्या स्कीम हो सकती है। तो म्यूचुअल फंड सही है। यहाँ पे आके ये साबित हो जाता है कि चाहे वो डेट फंड्स हो, चाहे वो इक्विटी फंड्स हो, दोनों जरूरतें आपकी म्यूचुअल फंड से पूरी हो जाती हैं। और एक आपको देता है डेट फंड्स की रिटर्न जो कि होगी तकरीबन 5-6-7%, एक देता है आपको इक्विटी फंड्स की रिटर्न जो कि होंगी तकरीबन 10-11-12%। तो आपको बैलेंस 8-9 पड़ जाएगा, इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे आप। साथ ही साथ आपकी लिक्विडिटी की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्योंकि जब भी चाहें आप पैसा निकाल सकते हैं, जितना भी चाहें। तो ये है बेनिफिट्स लिक्विडिटी के और म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के। बिल्कुल। तो रेगुलर आय के बहुत सारे तरीके हैं जो खासतौर पर 60 के बाद आप जिसकी जो दिक्कत है उसको दूर कर सकते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उसका ही एक बहुत बेहतरीन जरिया है जिसके जरिए आप 60 के बाद भी रेगुलर आय का जो पूरा बंदोबस्त है वो आसानी से कर सकते हैं। ईएलएसएस स्कीम्स काफी छोटे लॉक इन की स्कीम्स होती है जिसमें इक्विटी में निवेश के साथ साथ टैक्स का फायदा भी मिलता है। खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए ईएलएसएस स्कीम आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, ईएलएसएस स्कीम जो है वो यंग लोगों के लिए है, क्योंकि 3 साल का लॉक इन रहता है और आप अभी क्योंकि इक्विटी में निवेश भी ज्यादा करना है आपने 100 में से अपनी उम्र घटा के, तो हमारी तो ये सलाह है कि जब रिटायरमेंट हो गई है आपकी, उसके बाद आप ईएलएसएस स्कीम्स को थोड़ा इग्नोर ही करें तो बेटर है। और आप जो है, जो हमने आपको फंड्स बताए, बैलेंस एडवांटेज फंड, एसेट एलोकेशन फंड्स, जिसमें एनी टाइम लिक्विडिटी भी है, कुछ 3 साल का लॉक इन वगैरह भी नहीं है, वो करें तो बेहतर रहेगा। और अपने जो टैक्स बचाने के लिए जो सेक्शन 80C करना है, उसके लिए तो आपके पास सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम या लोगों के पास पीपीएफ रहता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड लोग चला के रखते हैं। कई लोग एनपीएस कंटिन्यू करते हैं अपना, क्योंकि एनपीएस की जो उम्र है वो बढ़ा के कर दी गई है 75 साल तक। तो अगर आप 62, 65, 67 के भी हैं, हर साल आप एनपीएस में भी निवेश करा के अपनी टैक्स की बचत कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ईएलएसएस जो है वो इतना जरूरी नहीं रह जाता सीनियर सिटीजन के लिए। यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स का फायदा भी, क्योंकि टैक्स भी एक ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि आपका जो फाइनल जो हाथ में पैसा आता है उसको काफी हद तक कम कर देता है। टैक्स कटौती और महंगाई की वजह से आपका जो रिटर्न है, पोस्ट टैक्स रिटर्न, पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न काफी कम हो जाता है। महंगाई की थोड़ी चर्चा करें अनिल जी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महंगाई की गणना क्यों जरूरी है। थोड़ा बहुत अगर आप इसमें एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है जब लोग अपने गोल्स को कैलकुलेट करते हैं कई बार तो वो इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं करते हैं। लेकिन अब भी अगर हम रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की प्लानिंग माने उसके 20 साल पहले से करने की शुरुआत करते हैं, 40 साल से कर रहे हैं या 50 साल से कर रहे हैं, तो उस समय जो जितनी रकम की जरूरत होगी वो उसके 20-30 साल के बाद तो उस रकम की वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो इन्फ्लेशन काउंट करना कितना इंपॉर्टेंट और उसका कितना इम्पैक्ट किसी के निवेश और फाइनली जो हाथ में पैसा आता है उस पर पड़ सकता है? देखिए, अगर आपने इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया तो बोलते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, तो वही बात हो जाएगी। इन्फ्लेशन को अगर आपने सोचा कि ठीक है ये तो देख लेंगे, तो फिर जो है आपकी लाइफस्टाइल कंप्लीटली कंप्रोमाइज हो जाएगी, रिटायरमेंट जो है सफरिंग हो जाएगी और आप पछताते रहेंगे कि भाई क्या हो गया। तो देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और वो आगे आने वाले वर्षों में तकरीबन 3-4% तो रहेगा ही रहेगा। एक अलग बात है कि रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे कुछ वैसे ही कम हो जाते हैं, जैसे कि आपकी कम्यूटेशन वगैरह बच जाती है, पेट्रोल का खर्चा कम हो जाता है, कपड़े लत्ते पे खर्चा कम हो जाता है, कुछ तो इन्फ्लेशन के मार वैसे ही कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 2 से 3% इन्फ्लेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम पूछते हैं कि आपको कितना पैसा काफी है, अगर आप आज रिटायर हो जाते हैं, कोई अगर बोलता है मुझे 1 लाख रुपए काफी है,
तो हमें बताना पड़ता है कि भाई साहब आज तो 1 लाख रुपए कह रहे हैं आप, 10 साल के बाद वो बढ़ के हो जाएगा 1.25 लाख रुपया, 15 साल के बाद शायद वो बढ़ के हो जाएगा 1,40,000, 20 साल के बाद 1.5 लाख रुपया। तो उसी हिसाब से जब हम किसी की रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो इन्फ्लेशन को हमेशा फैक्टर इन करते हैं और ये लेके चलते हैं कि जब जब जो इंसान है वो 90 साल का हो जाएगा तब शायद उसको 1 लाख रुपए नहीं, तब उस वक्त शायद उसको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी आज के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। और इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अगर आप सारा का सारा पैसा लगा के चलते हैं डेट फंड्स में या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम टाइप की जो फिक्स रिटर्न वाली स्कीमें हैं, तब आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। तब डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पैसे कम पड़ जाएंगे और आपका लाइफस्टाइल इंपैक्ट कर जाएगा। उसी के लिए जरूरी है जो सबसे पहले हमने चर्चा करी, इक्विटी। इक्विटी ही एकमात्र ऐसी एसेट क्लास है जो हमेशा से ही एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देती आई है। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देखिए, पिछले 42 सालों में जब से हमारा सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1979 में और अभी 2021 हो गया, तो इसने इक्विटी मार्केट ने रिटर्न्स दी हैं तकरीबन 15.5% की, 15.6% की, और इस पूरे दौरान में इन्फ्लेशन रहा है तकरीबन 8-9%। तो इतनी बढ़िया इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो और किसी भी एसेट क्लास ने नहीं दी है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे एफडी हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे डिबेंचर, कुछ भी हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि इक्विटी की निवेश में आप अपने उसका समावेश करें। 100 में से अपनी एज घटा के 40% अगर आप 60 साल के हैं, फिर 30% जो 70 के हो जाते हैं, फिर 30% जब आप 80 के हो जाते हैं, उससे जो आपकी सुपीरियर रिटर्न्स आएगी उससे आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप आराम से अपनी जिंदगी बसर कर पाएंगे और आर्थिक निर्माण हो जाएगा आपका। तो ये इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना और उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना, ये बहुत ही जरूरी है अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इक्विटी एट 80 मतलब 60 के बाद 80 साल की उम्र तक या उसके भी आगे क्या आप इक्विटी में निवेश करें तो सही है आपके लिए, या फिर आपको डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स इनकम में ही निवेश करना चाहिए? उसके कारणों की पड़ताल हम कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल चोपड़ा हैं बजाज कैपिटल से, और अब तक हम यही समझ पाए हैं कि खाली डेट में निवेश करने से ज्यादा बात नहीं बनेगी, क्योंकि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, आपको इक्विटी एक्सपोजर लेके कुछ अच्छा खासा रिटर्न भी कमाना जरूरी है, और उसी के तरीकों पर चर्चा हम कर रहे हैं। अनिल जी, अब ये समझना जरूरी है, थोड़ा एस्पेक्ट थोड़ा अपने सेहत का भी ले लेते हैं, क्योंकि मालूम है जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हमें जकड़ते चले जाते हैं, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए 60 के बाद कई लोगों के सवाल ये होते हैं कि मानिए जो 60 पार कर लिया तो क्या एक नया हेल्थ प्लान लेना चाहिए? नया हेल्थ प्लान ले तो कितना हेल्थ प्लान लेना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है कि प्रीमियम भी बढ़ता है, जितनी जितनी उम्र आपकी बढ़ती जाती है हेल्थ इंश्योरेंस लेने में आपको दिक्कतें पेश आ सकती हैं। और क्या वाकई इंश्योरेंस कंपनियां सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ प्लान्स देती हैं? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो वन ऑफ द 5 मस्ट हैव स्कीम्स है। हमने शायद पहले भी प्रोग्राम में बताया हुआ है कि 5 ऐसी चीजें हैं वो अगर आपके लाइफ में इनमें से एक भी मिसिंग है तो आर्थिक निर्माण नहीं हो सकता आपका। उन 5 में से एक है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की खूबी यह है कि जितनी जल्दी आप लाइफ में लेते हैं, वो जितना लंबे पीरियड के लिए ले लेते हैं, उतना ही आपका प्रीमियम कम रहता है, उतनी ही आपकी जीवन में बाद में सुख रहता है। लेकिन हमने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कोताही बरत जाते हैं, जो मिस कर जाते हैं कि जब वो 40-45 के होते हैं तब वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लेते हैं, और जब वो रिटायरमेंट के नजदीक आ जाते हैं तब उनको लगता है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। इसमें भी हमने ये देखा है कि 20-30% लोग तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या पीएसयू एम्प्लॉइज हैं, उनको होता है कि भी सीजीएचएस से कवर है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन का हमारा हिस्सा है जिनको किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, और अगर उन्होंने प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अपने सिर के ऊपर अम्ब्रेला नहीं रखा हुआ है, अगर बीमारी आ घेरती है, चाहे कोरोना चाहे कोई और, तो उनकी जिंदगी भर की कमाई जो है उसका काफी बड़ा हिस्सा उड़ जाता है और फिर वो बहुत ही परेशान होते हैं। ऐसे हमने कई हजार केस देखे हैं। तो यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि आप पहले तो वेट ना करें रिटायरमेंट की, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप 35-40 के हैं तब भी जब आप ले रहे हैं तो उसकी पीरियड रखिए 80 साल तक कम से कम। ऐसे प्लान्स हैं जिसमें प्रीमियम आपका बहुत कम रहेगा और कवरेज आपकी हाई रहेगी। अब रह जाती है बात उन लोगों की जो 60 तक पहुंच गए हैं और उन्होंने पहले हमारा प्रोग्राम नहीं देखा या ऐसी पॉलिसी नहीं ली हुई, तो अब भी देर नहीं हुई है। अब भी अगर आप 60-61 के हैं, रिटायर हो गए हैं और आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, कंपनीज ने दिए हुए हैं जो कि सीनियर सिटीजन फ्रेंडली हैं
और उसमें से आपको चुन के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लान लेने चाहिए। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने अमाउंट का पॉलिसी होनी चाहिए। तो उसका कोई ऐसे सीधा उत्तर तो नहीं है, लेकिन हमने ये रिसर्च करके पाया कि कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिनिमम जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कोरोना के टाइम में कई लोगों के बिल 7-7, 8-8 लाख के बन गए। तो एक नया बेंचमार्क बन गया है, एक नया सिस्टम राइज हो गया कि कम से कम 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए फैमिली फ्लोटर प्लान, यानी कि जिसमें आपके फैमिली के सारे मेंबर्स कवर्ड हों। अगर ज्यादा कर सकते हैं आप तो 25 लाख तक अगर कर लेते हैं और प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं, फिर तो आप जो है मानसिक रूप से निश्चिंत हो जाएंगे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए की पॉलिसी लीजिए। और किस तरीके की पॉलिसीज उपलब्ध है, मैं आपको 2-3 नाम यहाँ पे गिनाए देता हूँ। 2 तरह की पॉलिसीज हैं। एक तो है जिसमें थोड़ा प्रीमियम कम है। अब डेफिनेटली लोगों को ऐसी पॉलिसी पसंद आती है जिसमें प्रीमियम कम होता है, लेकिन जिसमें प्रीमियम कम होता है उसके बेनिफिट्स भी कम होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 2 तरह की पॉलिसी है। जो कम प्रीमियम वाली पॉलिसीज है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें यह है कि उसमें डिसीज वाइज कैप होता है। मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली और उसका प्रीमियम अगर 30,000 रुपए है या 35,000 रुपए है, तो उसमें हो सकता है कि कैंसर की लिमिट हो 3 लाख रुपए की, हार्ट डिसीज की लिमिट 4 लाख रुपए की। यानी कि अगर कैंसर हो गया और खर्चा 5 लाख का हो गया तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपए ही मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिक डिसीज की लिमिट है। लेकिन अगर आप दूसरी पॉलिसी लेते हैं जिसमें वो भी 10 लाख की है लेकिन थोड़ा प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक डिसीज की कोई लिमिट नहीं है, एक भी डिसीज कोई होगी है उससे अगर खर्चा 8-9 लाख का हो गया तो पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा आपको। तो ऐसी पॉलिसीज भी हैं। तो आप ध्यान से अपनी जेब को देखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को देखते हुए, अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए कि आपकी फैमिली में क्या किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी या किसी को कभी कैंसर हुआ था, क्या कैंसर होने की आशंका है, इन सब चीजों को देखते हुए ही आप एक अच्छी सी पॉलिसी चुने। और यहाँ पे हम 2 पॉलिसियां आपको बताना चाहेंगे कम प्रीमियम वाली। एक तो देखिए, आपने नाम सुना होगा कंपनी का मैक्स बुपा, अब उसका नाम बदल के नीवा बुपा हो गया, अभी थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है। तो नीवा बुपा का सीनियर फर्स्ट प्लान है। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये सीनियर सिटीजन के लिए है, सीनियर फर्स्ट प्लान। इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और ऐसी एक और कंपनी है केयर, कंपनी का नाम है केयर, उनका प्लान है केयर सीनियर या केयर फ्रीडम प्लान। तो ये 2 प्लान देखिए जिसमें कम प्रीमियम है और ज्यादा कवरेज है। और अगर आप ज्यादा प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो नीवा बुपा की एक प्लान है, उसका नाम है हेल्थ कंपेनियन। और आदित्य बिरला एक जो हेल्थ कंपनी है उसका प्लान है प्लैटिनम। तो ये 4 प्लान हमने आपको बताए जो कि सीनियर सिटीजन्स को स्टडी करके, अपने फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके अपनी पॉकेट के हिसाब से कम 10 लाख रुपए की पॉलिसी तो जरूर आपको सिक्योर कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो हमने एक अच्छे तरीके से एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पूरा कह सकते हैं चार्ट तैयार कर लिया सीनियर सिटीजन के लिए, स्पेशली 60 के बाद 80 या 100 साल तक की उम्र तक के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है, उस पर चर्चा करने के लिए अनिल जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।